नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो आ गए हैं हम लोग कंपनसेशन मैनेजमेंट के साथ। एक ही वीडियो में सब कुछ आज इंक्लूड किया है मैंने, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। इसी वीडियो से आप सब कुछ देख पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे और आपको इसके बाद आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जिसको हम पूरा कवर करेंगे। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट वन। सो यूनिट वन से जो भी पूरा सिलेबस कवर हो जाए ऐसे क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं। तो डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, राइट, स्कोप, एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज एडमिनिस्ट्रेशन, थियोरीज ऑन वेज एंड सैलरी, कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चार पार्ट्स में मैंने यूनिट वन को डिवाइड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मेरे पास सैलरी एंड वेजेस का डिफरेंस है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो सैलरी एक फिक्स्ड पे है और वेज एक वेरिएबल पे है। फॉर एग्जांपल, जो दिहाड़ी पे जाता है तो उसको डेली बेसिस पे वेज मिलती है, और जो मंथली बेसिस पे मिलती है वो सैलरी होती है दोस्तों। ये स्किल्ड वाले लोगों को मिलती है, पढ़े लिखे लोग। ऑब्वियस सी बात है, दिहाड़ी पर पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, अनस्किल्ड लेबर्स को वेज मिलता है। टाइप ऑफ कॉस्ट, तो ये फिक्स्ड होता है कंपनी को, और ये वेरिएबल होता है, जब जरूरत होती है जब वो बुलाते हैं। फिक्स्ड रेट पे मिलती है ये सैलरी, और वेज रेट अलग होता है, ठेकेदार के हिसाब से मिलती है अगर किसी ने किया हो कभी काम फ्री टाइम में। मंथली बेसिस पे, एंड दिस इज ऑन डेली बेसिस। दे पे ऑन डेली बेसिस, ठीक है। परफॉर्मेंस बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपको 50,000 भी दे देंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको 5,000 भी दे देंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देम। इट्स ए एंड द वेज इज ऑन हावरली बेसिस। आपने कितने हावर काम किया है। paid to whom? It is paid to employees of the company and it is paid to the laborers of company. वर्ड्स में ही डिफरेंस है, देखिए, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई स्कोप, एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव क्या है वेज एडमिनिस्ट्रेशन के। तो रिटेनिंग टॉप टैलेंट को बचा के रखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स करनी है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को, एंड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग करनी है दोस्तों। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है दोस्तों। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो जाता है इससे, इंटरनल इनइक्वालिटीज हट जाती हैं। वेज एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या कि जो आपका फिक्स्ड आपके पास स्ट्रक्चर है सैलरी का, तो उससे क्या होता है, क्या फायदा मिलता है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, और इंटरनल जो भेदभाव होते हैं वो मिट जाते हैं अगर आपका प्रॉपर सिस्टम आपके पास है तो। टू पे करेक्टली टॉप करेक्ट टैलेंट, अगर अच्छा टैलेंट है आपके पास तो आप उसको करेक्टली पे कर पाए, उसके लिए वेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा नीडेड होता है। टॉप टैलेंट को रिटेन करने के लिए, देखिए, टॉप टैलेंट को रिटेन करने के लिए ये आप तीनों ही पॉइंट्स में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको तीनों ही जगह टॉप टैलेंट को रिटेन करने का पॉइंट मिल जाएगा। फेयर वेज सिस्टम लागू हो जाए कंपनी में तो उसके लिए भी आप वेज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, फेयर वेज सिस्टम सेट करना है कंपनी में। तो ये वेज एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो गई। चलिए दोस्तों, थियोरीज एंड वेजेस आपको क्या क्या पढ़नी है आपके एग्जाम्स के लिए, जो जो हमारे कंपनसेशन मैनेजमेंट में बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल थ्योरी, सब्सिस्टेंस थ्योरी, वेज फंड थ्योरी, सरप्लस वैल्यू एडेड थ्योरी, ये सब प्रायोरिटी ऑर्डर पे लिखी हुई है। जो जितना ऊपर है वो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप करिएगा। अगर आप 6 देख के बोलेंगे कि 3 करना है तो टॉप की 3 जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या अगर 4 मार्क्स में भी ये प्रश्न आता है तो आप कम से कम 4 या 5 तो अवश्य कर लें। अगर 10 मार्क्स में ये प्रश्न बैठता है तो आप 5 लिख के आएंगे, मतलब प्रति थ्योरी का 2 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो 10 मार्क्स का ये भी प्रश्न बन सकता है। थ्योरीज फॉर वेजेस एंड सैलरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट है क्या और उसकी नीड क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भैया देखिए, ये एक स्पेशली एचआर डिसिप्लिन का पार्ट है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं, किस चीज के लिए, फाइनेंशियल वैल्यूज के लिए, जिस जो कि आप एक एम्प्लॉयर होकर एक एम्प्लॉय को देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वापिस से मैं समझा रहा हूं, वापिस से सुनिएगा। ये एक एचआर डिसिप्लिन का पार्ट है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किस चीज का, फाइनेंशियल वैल्यू का, जो कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। जो मालिक किसी भी वर्कर को, उसके एम्प्लॉय को पे आउट करता है, ये उसका प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इंक्लूड सैलरी,
बट ऑल्सो बेनिफिट्स, बोनस, रिवॉर्ड सब इसके अंदर आ जाता है, जितना भी बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी कंपनी में। सीनियर लेवल का कंपनसेशन पैकेज में सैलरी होता है, पेंशन होता है, बोनस, शेयर ऑप्शंस, कंपनी कार, प्राइवेट हेल्थ केयर, कई सारे फोन्स भी देते हैं। ठीक है, तो ये सब कंपनसेशन में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। टू मोटिवेट एम्प्लॉय, वापिस से वही सब आप डाल सकते हो जो अपन ने ऊपर पढ़ के आए। ये नीड है दोस्तों कि क्या जरूरत है उसकी, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, और क्या ऑब्जेक्टिव है, ये वो है। ठीक है, कंट्रोल कोस्ट करना है, प्रोडक्टिविटी, टॉप टैलेंट रिटेन करना, अट्रैक्ट करना है, फेयर वेज सिस्टम सेट करना है। सेम है दोस्तों हर जगह पे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉमन पॉइंट्स आप याद कर ले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2, तो जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क स्टडी, टेक्निक्स फॉर फिक्सिंग वेज एंड सैलरी एंड मेथड्स टू इवैल्यूएट एम्प्लॉयज। सो इन 5 पार्ट्स में मैंने डिफाइन किया है यूनिट 2 को। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता क्या है, तो दोस्तों इसको जॉब एनालिसिस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। सो ये डायग्राम आप देखिए, आप देख सकते हैं कि जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है। बड़ी टर्म कौन है, जॉब एनालिसिस है। ठीक है दोस्तों, बड़ी टर्म कौन है, जॉब एनालिसिस है। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है अवेलेबल होगी आपको, अगर आप मुझे इस वीडियो के अपलोड होने के 1 से 2 दिन के भीतर भीतर गिवन स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप करके आस्किंग मतलब पूछते हैं तो कि आपको पीडीएफ चाहिए, 917452, मेरा 5 बहुत सुंदर है, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, बोल के बता दूंगा आपको मेरा नंबर अगर आपको पास नहीं है तो। सो 91745246 एंड 83, दिस इज माय नंबर, सो यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर दिस पीडीएफ। आप यहां से आंसर्स पढ़ सकते हैं। सिंपल सा जॉब एनालिसिस में सब चीजें देखोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या कार्य करना है कि उस जॉब में वो आप लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो वर्क स्टडी क्या है और उसका एम क्या है दोस्तों। तो वर्क स्टडी बेसिकली हम लोग 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं। वर्क स्टडी क्या करती है कि आपके वर्क को स्टडी करती है और जो भी अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको एलिमिनेट कर देती है, जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो ये एनालाइज करती है वर्क को इन ऑर्डर टू अचीव वर्क सिंप्लीफिकेशन, जो हमने कहा कि वर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, वेस्टेज नहीं होगी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, टाइम स्टैंडर्ड्स के अंदर होगा, और वर्क का कंटेंट वर्क मेजरमेंट बराबर होगा। ठीक है, मतलब जितना आपको वर्क दिया गया था उतना ही वर्क आपका मेजर किया जा सकेगा अगर आप वर्क स्टडी करते हैं तो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स क्या है, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्योंकि अपना ये वीडियो में बहुत सारी चीजें इंक्लूड किया है, तो चलिए बने रहिए। टेक्निक्स क्या है सैलरी और वेजेस को फिक्स करने की, तो भाई आपका बेसिक सैलरी आप देते हैं, डियरनेस अलावेंस देते हैं, हाउस रेंट अलावेंस देते हैं। डियरनेस अलावेंस महंगाई भत्ता मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, जनरल प्राइवेट एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। हाउस रेंट अलावेंस भी प्राइवेट एम्प्लॉयज को कुछ जगह मिलता है और कुछ जगह नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट में ये सभी चीजें मिलती हैं। कन्वेनेंस अलावेंस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तो प्राइवेट में ये मोस्टली मिलता है। लीव ट्रेवल अलावेंस, लीव छुट्टियों के लिए भी अलावेंस दिया जाता है, कई जगह मेडिकल अलावेंस दिया जाता है, बुक्स के लिए अलावेंस दिया जाता है, प्री रिक्विसाइट्स के लिए भी अलावेंस दिया जाता है। प्री रिक्विसाइट्स आर फ्रिंज बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का कंपनी ने वादा किया है, तो ये आपका एक फ्रिंज बेनिफिट है दोस्तों। बोनस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होती है कि आप किसी भी कंपनी में मोर देन 5 और मोर देन ईयर्स अगर आप काम कर लेते हैं तो आपके लंबे समय तक वहां पे स्टेबल होने के लिए आपको कुछ पेमेंट किया जाता है दोस्तों। प्रोफेशनल टैक्स भी आपको मिलता है अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या अकाउंटेंट हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से अपने इंप्लॉयज को आप एज एन एचआर मैनेजर इवेलुएट कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि हाँ भाई तेरे को इतना करना है, तेरे को इतना करना है। तेको मत बोलना, हाँ, क्योंकि हम काफी अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं एज ए मैनेजर, एंड मैनेजर शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। स्पेसिफिक गोल सेट कर दीजिए, अगर गोल अचीव कर रहा है तो बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है, गोल अचीव नहीं कर रहा है तो उससे हमें बात करने की आवश्यकता पड़ती है। थ्रू आउट द ईयर आप उसको नोट कीजिए, जरूरी नहीं कि आपने एक दिन नोट किया, उस दिन मान लीजिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, नेक्स्ट डे उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई हुई, तो उस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए।
बी प्रिपेयर्ड, बी होनेस्ट, डोंट कंपेयर विथ अदर एम्प्लॉयज, सबका काम अब अलग अलग होता है। इवेलुएट परफॉर्मेंस नॉट द पर्सनैलिटी, आप जजमेंट पर्सनैलिटी के बेसिस पे नहीं उसके काम के बेसिस पे करेंगे दोस्तों। हैव अ कन्वर्सेशन विथ हिम, बातचीत बहुत सबसे बड़ा रास्ता होता है हर किसी की लाइफ में भी दोस्तों। जब आपके कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अगर आप डायरेक्टली फेस टू फेस उस व्यक्ति से कनेक्ट कर लेते हैं, इधर उधर की बातें बीच में हटा देते हैं, लेवल्स हटा देते हैं, तो वो बहुत ही बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है दोस्तों। वहां से आपका सब चीज क्लियर हो जाता है। तो कोई भी अगर समस्या है आप फेस टू फेस बात करें और उसे क्लियर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3 पे आ गए हैं। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, मिनिमम वेज, नीड बेस्ड वेज, फ्रिंज बेनिफिट्स, डी एंड इट्स कैलकुलेशन, लिविंग वेज एंड फेयर वेजेस, सब इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। एग्जीक्यूटिव डिफाइन किया गया है स्टाफ से, तो जो भी स्टाफ होता है कंपनी का, फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर है, उसका कैसे कंपनसेट करना है उसको। फॉर एग्जांपल सीईओ है, उसको कैसे कंपनसेट करना है। वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी का, उसको कैसे कंपनसेट करना है। तो बेसिकली उन्हें सैलरी दी जाती है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के इंसेंटिव दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईएम का पैकेज अगर आपका 20 लाख का लगा है, आईआईएम का पैकेज आपका 20 लाख का लगा है, तो 20 लाख में से बच्चों कुछ तो उसका फिक्स सैलरी होगा दोस्तों, और कुछ जो होगा वो उसके शॉर्ट टर्म के इंसेंटिव होंगे। बोलेगे कि एक साल आप पूरा करेंगे तो आपको 10% शेयर हम देंगे। 10% तो कोई नहीं देता है, 1%, 0.1% कुछ इतने शेयर मिलते हैं, और वो भी बहुत वैल्यू के होते हैं दोस्तों। प्रीरिक्विजिट्स, गारंटेड सर्वेंस पैकेजेस और इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब आपको दिया जाता है सीनियर लेवल पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये कंपोनेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिविंग एंड फेयर वेजेस, तो फेयर वेजेस आप नाम से ही समझ सकते हैं बहुत ही फेयर होगी। ठीक है, और फेयर वेजेस इज वेज विच इज अबव मिनिमम वेज एंड लिविंग वेजेस। इन दोनों वेजेस से ज्यादा होती है कौन? फेयर वेजेस। ठीक है, फेयर वेजेस। अच्छा दोस्तों, लिविंग वेजेस पे अगर अपन बात करते हैं तो लिविंग वेजेस के अंदर आप देखिए, अर्नर टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट ओनली बेयर्स फॉर एसेंशियल, मतलब इतना वेज होता है कि वो खुद का खर्चा और खुद के परिवार का खर्चा निकाल पाए। परिवार के खर्चे में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह वगैरह, एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल हेल्थ पे खर्चा आ गया, वो सब उसका निकल जाए तो वो लिविंग वेज होता है। और मिनिमम वेज इज बेयर सब्सटेंशन, मतलब उस पैसे में आप मुश्किल से ही अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। तो हर कंपनी को मैं तो यही कहूंगा कि फेयर वेज यूज कीजिए सर। 10 रुपए, किसी के 1000 रुपए, 2000 रुपए अगर आप बचा भी लेते हैं तो आप अंबानी टाटा नहीं बनते हैं। तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कि आप ट्राई करें कि फेयर वेजेस आप दे पाएं सभी को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीड बेस्ड वेजेस क्या होती हैं? तो दोस्तों, इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ फेयर वेजेस, ये भी एक फेयर वेजेस का ही लेवल है, बट इसमें हम मिनिमम वेजेस को भी इंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो जब 3 लेवल हमने जब पढ़े तो लोगों ने कहा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो नीड है, तो उन्होंने नीड के अनुसार मिनिमम वेजेस बनाया कि मतलब अगर आपकी नीड 10,000 रुपए की है तो आपको मिनिममली 9,000 समथिंग तो हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप अपना काम चला पाए। चलिए दोस्तों, ये वेजेस हो गया टाइप्स। फ्रिंज बेनिफिट्स तो ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में हैं तो उस कंपनी में आप कुछ एजुकेशनल बेनिफिट आपके बच्चों को मिल रहा है, या हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी का कोई स्कीम आपको मिल रहा है, चाइल्ड केयर मिल रहा है, एजुकेशन असिस्टेंस मिल रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट, मतलब ऐसे बेनिफिट जो कैश में ना हो। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ऐसे बेनिफिट जो यूजुअली कैश में ना हो उनको हम फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स भी आप इसको बोल सकते हो। डीए क्या होता है? डियरनेस अलावेंस, तो भाई महंगाई भत्ता जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो होता क्या है? तो भाई एक कंपोनेंट होता है फिक्स परसेंट। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, मेरा 10,000 बड़े सुंदर बनते हैं थोड़े से मेरे अक्षर, तो उन पे ना जाएं, मेरी भावनाओं पे जाएं। तो 10,000 है दोस्तों, अगर आपकी बेसिक सैलरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 15% का आपका क्या चल रहा है? डीए चल रहा है। तो 15% के डीए पे कैसे आप देखेंगे तो वो 10,000 का आप 15% निकालेंगे और वो भी आप पे आउट करेंगे। महंगाई भत्ता हिंदी में इसका नाम होता है।
महंगाई से जूझने के लिए एडिशनल पे, ठीक है, ये आप डीए कह सकते हैं। और एक आप इस तरीके का जो मैंने एग्जांपल बताया कि 10,000 है, उसमें से 15% आप उसको डीए दे रहे डीए दे रहे हैं, सॉरी गाइस, डीए दे रहे हैं, तो उसको इंक्लूड करके आप टोटल पे आउट निकालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 के क्वेश्चंस पे। तो यूनिट 4 में बेसिकली जितने भी एक्ट्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं वही सब डिस्कस करना है दोस्तों। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्ट ऑफ 1936, 1948 एंड देन 1976। तीन एक्ट है हमारे पास, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में आपके वेजेस का पेमेंट का तरीका बताया दोस्तों। ये क्वेश्चंस बिल्कुल गारंटेडली आएंगे। वीडियो पोस्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मैं भी अच्छा चेहरा बना रहा हूं, ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों गारंटी, कंसिस्टेंट एंड फास्ट वेज पेमेंट, ये सब प्राइमरी गोल होते हैं इस एक्ट के। और ये एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी का साथ भेदभाव करने से रोकता है। किसको रोकता है? किसी भी कंपनीज को रोकता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जैसा कि हमने जो मिनिमम वेज पढ़ा, बिल्कुल वही इसी एक्ट से डेवलप किया गया था वो कॉन्सेप्ट। तो वही सब कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। आप चाहें तो ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप चाहे तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। सो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट क्या होता है? इक्वल रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी होती है, पैसा, सैलरी कितना इक्वली देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई जगह क्या होता है कि तुम मैन हो तो तुमको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, और तुम वुमेन हो तो तुमको कम पैसा मिलेगा। दोस्तों मैं इसी बात पे आपको एक सवाल पूछता हूं। एक फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट और एक पेन में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों एक पेन में पॉइंट होता है, यही बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जोक्स अपार्ट, अगर किसी को जोक समझ में नहीं आया तो गूगल करें, अवश्य समझ में आएगा। फेमिनिस्ट और पेन में क्या अंतर है? तो दोस्तों पेन में पॉइंट होता है। तो ये आपके पास इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट होता है कि इसमें वुमेन्स और मेंस को किसी भी कंपनी में सेम काम के लिए सेम पे आउट किया जाए। बट इसका एक नुकसान भी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ चाइल्ड अगर वुमेन को है तो उसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट का बेनिफिट सेम हो जाएगा। मैरिज और डेथ अगर होता है तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये एक्ट एक तरीके से अच्छा भी था और बुरा भी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए थे इसके रिगार्डिंग। यूनिट 5 क्वेश्चंस, व्हाट इज यूएएन नंबर, बोनसेस, ग्रेजुटी एंड पीएफ, दीज आर पार्ट्स ऑफ सैलरी। चलिए समझते हैं। यूएएन नंबर जैसे कि अपना पैन कार्ड नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है यूएएन। आपकी ये पीएफ का एक नंबर होता है। ये आप जब आप एम्प्लॉय हो जाएंगे, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेचुटी पे। तो मैंने बताया 5 से साल से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, तो आपको ग्रेचुटी ऑफर की जाती है। और बोनस पे क्या होता है? तो बेसिक सैलरी का अगर कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट हो गया तो उसमें से वो कुछ हिस्सा आपको भी देते हैं बेनिफिट का, उसको हम बोनस नाम देते हैं दोस्तों। इसके बाद पीएफ क्या होती है दोस्तों? तो पीएफ पीएफ का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड एक तरीके की फिक्स डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, उसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे हम एफडी नहीं करवाते दोस्तों कि एक बार में कुछ पैसा रख देते और उस पर लंबे समय का इंटरेस्ट हमें मिलता है, और फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो हमने एफडी छोड़ी थी, अब उसको तुम तुड़वा लो और अपने खर्चे निकालो। ठीक है, तो वो एफडी नहीं है दोस्तों। ये पीएफ को आप एफडी नहीं समझें, आप इसको समझे रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट एफडी का ही एक दूसरा पार्ट होता है, जिसमें आप मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा जमा करते जाते हैं और वो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीएफ एक तरीके से आपका रेकरिंग डिपॉजिट होता है। हर महीने आपका पीएफ कटता है और उतना ही पीएफ आपका कंपनी ऐड करता है, और उस पर आपको लास्ट में फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों यूएन नंबर पे आ जाते हैं। तो यूएन नंबर पीएफ के ही अकाउंट का नंबर होता है, जिससे आप पीएफ निकाल सकते हैं, पीएफ से डील कर सकते हैं। आपका पैसा यूएन नंबर में होता है। चलिए दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कंपनसेशन कैन बी डैश बेनिफिट्स, कंपनसेशन में कैसे बेनिफिट्स होते हैं? तो दोस्तों हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पैसा, सैलरी तो होगी होगी, बाकी फ्रिंज बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, तो नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। तो बोथ एंड बी इसका करेक्ट हमारा आंसर होगा। वेजेस रिप्रेजेंट डैश रेट्स ऑफ पे। तो दोस्तों हावरली रेट,
हमने पढ़े थे डिफरेंस में। पेमेंट बाय रिजल्ट किसको कहते हैं? तो दोस्तों इंसेंटिव को कहते हैं। रिजल्ट के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाए। इंसेंटिव किस पे डिपेंड होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सेल्स और आपके प्रॉफिट्स पे। देखिए मेरे काफी सुंदर ड्राइंग बन गई है यहाँ, उस पे ना जाएं, आप आंसर पे जाएं कि भाई आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। Following is the paid only at the time of employee's exit after serving more than 5 years। तो इनमें से कौन सा मोर देन 5 इयर्स पे किया जाता है? तो 10 बार मैंने बता दिया, ग्रेचुटी 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 ग्रेचुटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो फॉलोइंग इज द प्रीरिक्विसाइट्स। परक्विसाइट्स, परक्विसाइट्स मतलब एडिशनल बेनिफिट्स ही हो गए, फ्रिंज बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट, परक्विसाइट्स एक ही बात होता है दोस्तों। तो क्लब मेंबरशिप, प्रोविडेंट फंड, पीएफ अलग होता है, मेडिकल अलाउंस अलग होता है, ग्रुप इंश्योरेंस अलग होता है, क्लब की मेंबरशिप दे रहे हैं तो ये परक्विसाइट्स है। ठीक है, ये परक्विसाइट्स है दोस्तों। ठीक है, और ये जो नीचे मेडिकल अलाउंस और ग्रुप अलाउंस थे ये आपके फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स और परक्विसाइट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, a behavior which has the rewarding experience is likely to be reported and postulated by dash reinforcement and expectancy theory। ये देखिए एक और थ्योरी आ गई है, बट मेरे हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। फेयर डे वर्क फॉर फेयर डे पे डिनोट्स सेंस ऑफ डैश फेल्ट बाय एम्प्लॉयज। फेयर डे वर्क अगर आपने किया है तो उसके लिए फेयर डे का पे मिलना चाहिए। ये किस टाइप की सेंस बनाती है? तो इक्विटी, इक्वलनेस की सेंस बनाती है ना भाई, बराबर दिन का जितना काम उतना पैसा बराबर। रेम्युनरेशन सिस्टम नीड्स टू मीट डेस टाइप्स ऑफ इक्विटी। इनमें से किस प्रकार की इक्विटी होना चाहिए रेम्युनरेशन सिस्टम में? इंटरनली भी होना चाहिए, एक्सटर्नली भी होना चाहिए, इंडिविजुअली भी होना चाहिए, बिल्कुल सब होना चाहिए। फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय कंपनसेशन। एम्प्लॉय कंपनसेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं दोस्तों? तो लेबर मार्केट ऑब्वियसली अफेक्ट करता है। लेबर मार्केट में अगर लेबर्स की कमी है तो आपका कंपनसेशन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, तो आपको कुछ ना कुछ महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती है। लेबर यूनियन का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनसेशन डिसाइड करवाने में। तो जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू सभी को डिस्कस किया है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। अमित आर शर्मा।